कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आशा प्रगति से ईसा भाई की तारीफ करती है। वो उससे कभी नहीं मिली, लेकिन उसके बारे में प्रगति से बहुत कुछ सुन चुकी है और ये जानती है कि ईसा भाई प्रगति का सबसे बड़ा मोहसिन है। अचानक ईसा भाई और मूसा भाई उनके घर आते हैं और ईसा भाई दोनों से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि जाना कहाँ है। प्रगति और आशा ईसा भाई के साथ कहीं भी जाने से इनकार नहीं कर सकती और फौरन तैयार हो जाती हैं। ईसा भाई उन्हें एक नए फ्लैट के सामने लाकर खड़ा कर देता है और प्रगति को फ्लैट की चाबी देकर ताला खोलने के लिए कहता है। प्रगति हैरान है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है और ईसा भाई और मूसा भाई के परिवार उसे मुबारकबाद देते हैं तो वो और भी हैरान होती है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ये फ्लैट उसी के लिए खरीदा गया है और इसलिए उसे मुबारकबाद दी जा रही है, वो ईसा भाई के पैर छूना चाहती है, लेकिन ईसा भाई उसे अपने गले से लगाते हैं। अमिता और करण भी उसे मुबारकबाद देने आते हैं। वो सबका शुक्रिया अदा करती है और फिर अमिता से कहती है कि वो विनोद के दफ्तर में सेक्रेटरी का काम फिर से संभाल ले, क्योंकि विनोद उसे बिना कोई वजह बताए नौकरी से नहीं निकाल सकता। अब आगे। हाँ जगमोहन जी, आपका न्योता मुझे मिल गया। जरूर हाजिर हो जाऊंगा साहब। हाँ बाकी सब ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। क्या बात है विनोद, इतने गुस्से में क्यों? बाबूजी, लगता है इस हवेली में मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश, और वो भी इस हवेली में? हाँ बाबूजी, अमिता फिर वापस आ गई है ऑफिस में। ये क्या कह रहे हो विनोद तुमने तो उसे काम से निकाल दिया था। अब वो कानून की बेसाखियां साथ लाई है बाबूजी। उसने मुझे धमकाया है कि मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसका मतलब उसे किसी की शय मिल रही है। बाबूजी, उसने मुझसे कहा है कि वो अब पुरानी अमिता नहीं रही है, अब वो मिसेस करण हो गई है। बाबूजी, जिस तरह उसने मुझसे बात की है ना, लगता है कि उसके पीछे जरूर कोई ताकत है, वो ताकत जो मुझे और इस हवेली को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अफसोस तो यह है बाबूजी कि माँ जी ने उसे यहां लाया। हो सकता है कि माँ जी की शय पर ही वो ऑफिस में भी आई हो। विनोद, तुम सच कह रहे हो। दरअसल इसमें गलती तुम्हारी मां की है। उसी ने दया में आकर अमिता को इस हवेली में पनाह दी है, और करण के साथ भी शादी के लिए उसी ने उसे मजबूर किया। बाबूजी, करण को भी आप इसी हवेली में लेकर आए थे, मगर मेरी एक बात समझ नहीं आई बाबूजी कि आपका रिश्ता क्या करण के साथ? उसके लिए आपने मुझे जलील किया, आपने, और उसे कुछ नहीं कहा। बाबूजी, याद रखिए, जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी, उस दिन ना तो मैं कानून की परवाह करूंगा और ना ही रिश्तों की। और याद रखना बाबूजी, उस दिन आपको अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धोना पड़े। नहीं बेटे नहीं, ऐसी बात मत कह। तू मेरा लाल है, मेरी जान है, हजारों जानें कुर्बान है तुझ पर। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। लगता है पानी सर से ऊंचा उठने लगा है। तू जा बेटे, लेकिन सुन, गुस्से में ऐसा कदम कोई मत उठाना जिससे तुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं खो सकता बेटे, तुझे नहीं खो सकता। आओ ठकुराइन, आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ ठकुराइन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। कहिए। ठकुराइन, करण को मैंने यहां लाकर अच्छा किया है या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि अगर करण यहां नहीं आता तो अमिता भी इस घर में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं? ठकुराइन, मेरी पूरी बात तो सुनो। विनोद ने जो कुछ भी किया पहले और अब भी, वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन क्या करें, विनोद हमारा बेटा है और बेटे को बचाना अपना फर्ज है। मगर जब से करण यहां आया है, दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया और यह टकराव अमिता के आने से एक नया मोड़ ले सकता है। देखो ठकुराइन, मैं ये नहीं कहता कि अमिता को तुमने यहां लाकर कोई गलती की है, बल्कि तुमने तो उस लड़की की जिंदगी तबाह होने से बचा ली है। लेकिन ठकुराइन, एक नया मसला पैदा हो गया। कैसा मसला? अमिता फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है। वो विनोद के ऑफिस में काम करना चाहती है। हाँ, लेकिन उसमें करण की मर्जी भी शामिल है। यानी करण भी अपने हक का इस्तेमाल करना चाहता है। उसे अपना हक इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है और वो हक हमने उसे दिया है। लेकिन इस मसले का अंजाम खतरनाक भी हो सकता है और इसके बाद यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम विनोद का साथ दें या करण का। मैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगी। यानी तुम करण का साथ दोगी? क्या आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे? देखो ठकुराइन, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि दुनिया के सामने हम करण को अपना बेटा नहीं कह सकते, और इसी वादे पर करण को हम इस हवेली में लाए थे। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊं। मैं करण को उसका जायज हक देना चाहता हूं, और ठकुराइन, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की? करण और अमिता का इस हवेली में रहना किसी दिन भी कोई नया गुल खिला सकता है, और विनोद की जिद का कोई भी खतरनाक नतीजा निकल सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि... क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि करण और अमिता को इस हवेली से अलग कर दूं। क्या? हवेली से अलग कर दे? हवेली से अलग से मतलब है मेरा हमारा आउट हाउस। आउट हाउस? हम अपने आउट हाउस को हवेली की तरह सजा देंगे। करण और अमिता के लिए ऐशो आराम का हर सामान मौजूद होगा वहां पे। हर सहूलियत दी जाएगी जिसके वे हकदार हैं। आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने पहली बार इंसाफ की बात की है। करण को उसका हक मिल जाए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठकुराइन, मैंने यह भी सोचा है कि मैं करण के लिए अलग कारोबार का इंतजाम करूं जिसका वो खुद मुख्तार हो, जिसमें विनोद की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, और हम लोग बिला वजह के तनाव से भी बच जाएंगे। करण को राहत भी मिलेगी और अमिता को भी। मुझे ताज्जुब है कि आपने ऐसी बात पहले कभी क्यों नहीं सोची। ठकुराइन,
तुम हमेशा यही सोचती थी कि मैं विनोद को ही प्यार करता हूं। आखिर करण भी तो मेरा बेटा है। आज मेरी जो शिकायतें थी, शिकवे थे, वो मैं सब भूल गई। ठकुराइन, तुम करण और अमिता को कहो कि वो टकराव का रास्ता छोड़ दें। हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। मैं करण और अमिता की तरफ से आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है ठकुराइन। अच्छा, मैं अमिता और करण से मिलके आती हूँ। ठीक है। धनीराम। जी मालिक। मुखिया को कहो कि ठाकुर ने बुलाया है। हाँ मालिक। राम राम ठाकुर। आओ मुखिया आओ। अरे हजूर, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आप ही गुलाम को याद किए? मुखिया, एक जिम्मेदारी का काम सौंपना है तुम्हें। अरे हजूर, हम तो आपके जानिसारों में हैं, अपनी जान देकर भी आपके हुक्म की तामील करेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम मेरा आउट हाउस जानते हो ना? बहुत अच्छी तरीके सरकार। उसे सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे इस तरह सजाओ कि वो हवेली का हिस्सा लगे, बल्कि हवेली से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार लगे। उसमें ऐश और आराम का हर सामान हो। अगर हुजूर कहे तो उसे स्वर्ग बना दूं। हाँ मुखिया, स्वर्ग ही बनाना है उसे। हजूर जहां रहेंगे वो जगह स्वर्ग से कम थोड़ा ही ना होगी। मुखिया, हम वहां नहीं रहेंगे। तो फिर छोटे ठाकुर रहेंगे? नहीं मुखिया। तभी आउट हाउस को इतने सजा गए रहे सरकार। वहां हमारा दूसरा बेटा करण रहेगा। दूसरा बेटा करण? हाँ मुखिया, करण को भी तो हम अपना बेटा समझते हैं। वो अपनी पत्नी अमिता के साथ वहां रहेगा। ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई ठाकुर साहब। मुखिया, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। उसे जल्द से जल्द संभालने का काम करो, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने का काम करो, और यह सब काम तुम्हारी निगरानी में होगा। और उसके बाद करण और अमिता वहां रहने आएंगे। और फिर का सरकार? फिर मुखिया, महाभारत की कहानी दोहराई जाएगी। महाभारत की कहानी? हाँ मुखिया, बिल्कुल लाक्षागृह की तरह। वैसा ही लाक्षागृह जिसमें पांडवों को जिंदा जला देने की साजिश रची गई थी। वहां पांडवों को बचाने के लिए विदुर थे और पांडव बच गए थे। किंतु इस लाक्षागृह में करण को बचाने के लिए विदुर नहीं होगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों इस तरह जिंदा जल जाएंगे कि उनकी अस्थियों का भी पता नहीं चलेगा। और ये आग लगना महज एक इत्तेफाक होगा। जैसा ठाकुर साहब चाहेंगे वैसा ही होगा। मुखिया, ये राज तेरे सीने में तेरी चिता के साथ ही जल जाएगा। ऐसी बातें करते हैं ठाकुर साहब। ये बात मेरे और आपके बीच में है। ये समझिए कि हवेली की दीवारों ने भी नहीं सुना। अब हम चलिए ठाकुर साहब। हाँ मुखिया। जय राम जी। जय राम जय जय। करण तो मेरा बेटा जरूर है, लेकिन विनोद मेरी जान है। जान। तेरे कारण इस हवेली की बुनियाद में दरार पड़े, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। करण, तुझे भी नहीं।
प्रगति जी, एक बहुत बुरी खबर है। ठाकुर रुद्र प्रताप ने अमिता और करण को मारने का पूरा प्लान बना लिया। क्या? हाँ प्रगति जी, उसने मुखिया को बुलाकर कहा है कि वो आउट हाउस को अच्छी तरह से रखेगा। अमिता और करण के रहने के लिए वो आउट हाउस एक लाक्षा ग्रह होगा, जिसमें दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्रगति जी, और मुखिया ने तो उस आउट हाउस को सजाने का काम भी शुरू कर दिया। लाक्षागृह मतलब लाख का घर। वो लोग बड़े कपटी लोग हैं। जब से अमिता वहां गई है ना, उन लोगों के दिलों पर सांप लौट रहे हैं। और जाहिर है कि अमिता और करण के साथ ठाकुरायन भी है, और इसलिए ठाकुर ने ये साजिश की होगी। लेकिन हमें करण और अमिता की खबर नहीं चाहिए। नहीं, अगर अमिता और करण को पता चल जाएगा तो वो घबराकर हवेली छोड़ देंगे, और फिर जो कुछ भी हम चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। और देखो, हम ठाकुर की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। संजय, मुझे तुम पर गर्व है। तुम ऐसे बाप के बेटे हो जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राण की परी चढ़ा दी। प्रगति जी, मुझे तो लगता है मेरे डैडी के खून में भी इस ठाकुर का हाथ है। अगर आप कहें तो इस ठाकुर को नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो। गुनहगार तो अपने अंजाम तक पहुंचेगा जरूर। बस हमें ये देखना है कि उसका पाप का घड़ा कब तक भरता है। लेकिन फिर हम अमिता और करण को बचाएंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ ठाकुर और मुखिया पर कड़ी नजर रखो। उनकी एक एक हरकत की खबर चाहिए मुझे। उन लोगों ने ही आग के साथ खेलना शुरू कर दिया। एक न एक दिन वो अपनी ही आग में जल जाएंगे। वो तो ठीक है प्रगति जी, लेकिन उनको इस बात की खबर कौन देगा? तुम उन्हें ये खबर नहीं दोगे। अमिता और करण को इस बात का भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम? हाँ प्रगति, तुम दोनों दोस्तें बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। बैठो ना। ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मैं तुम्हारे पुराने घर पे गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि तुम वो जगह छोड़ चुकी हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ से यहाँ कैसे आई? तुम्हारे जाने के बाद नम्रता को मुझ पे शक हो गया। उसे ऐसे लगा कि सोनावर और अब्बास को निकलने में मैंने ही मदद की है, और वहाँ इतनी देर में पुलिस की रेड पड़ गई। मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी वहाँ से निकल पड़ी। नम्रता के गुंडे मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आई। लेकिन प्रगति, रोजी रोटी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। जो काम मैं नम्रता के इशारों पे करती थी, वही काम मेरी मजबूरी मुझसे करवा रही है। मैं एक ग्राहक के साथ पकड़ी गई, मुझे 1 महीने की सज़ा हो गई। वहाँ जेल में एक अंजू नाम की औरत से मेरी मुलाकात हुई। वो कह रही थी कि वो तुम्हें जानती है। अंजू? हाँ, रिमांड रूम में मिल चुकी है तुम्हारे साथ। हाँ, अंजू से मेरी मुलाकात हुई थी। ये वही औरत है ना जिसने अपने पति का खून किया था? हाँ, वही बदनसीब। अब उसे फांसी होने वाली है। क्या? जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो उसमें एक नई आशा जाग उठी तुमसे मिलने के लिए। बस उसी का संदेशा लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तुमसे मिलने के लिए। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, बल्कि अभी जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, जिस जगह पर तुम आई हो वहां तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही मेरी तकदीर और यही मेरा मुकद्दर। ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मजबूरी थी। मेरी नजर में वो गुनाह नहीं थे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।